नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव शूटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत मापतौल हुआ और फिर मुकेश सहनी ने फैसला किया कि इंडिया ब्लॉक के साथ ही चलते हैं। जो एनडीए गठबंधन की ओर से पेशकश थी, उसे उन्होंने पहले ही ठुकरा दिया था। तेजस्वी यादव ने बड़ा भाई मान लिया। अब दोनों साथ साथ रोज हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। मुकेश सहनी को 3 सीटें दी गई, गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण, और कहा गया कि आप अपने उम्मीदवार लड़ाइए, आप स्वयं लड़िए, अपने परिवार को भी लड़ा सकते हैं। इस बात की आजादी दी गई, उम्मीदवार तय करने की आजादी। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में निषाद राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, लेकिन मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि मैं तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा और न ही मेरे परिवार से कोई दूसरा, परिवार का कोई भी व्यक्ति या तो भाई या पत्नी चुनाव लड़ेंगे। तो जब सीटें मिल गई, गठबंधन हो गया, समझौता हो गया, फिर मुकेश सहनी ने यह फैसला क्यों किया? क्या मुकेश सहनी आगे की किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की ओर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारा समझौता जो है वह विधानसभा चुनाव के लिए भी है, और मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहा। तो क्या बड़े भाई छोटे भाई के बीच कोई और भी रणनीति बनी है? तेजस्वी यादव खुद भी चुनाव मैदान में नहीं आए हैं। देखिए, मधेपुरा में उम्मीदवार की किल्लत है, कहाँ से उम्मीदवार ले जा रहे हैं? पटना से ले जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी, पहले इसी बात की चर्चा कर ले कि मुकेश सहनी ने क्यों ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि मुकेश सहनी के आने के बाद हम जिन लोकसभा क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, वहाँ के जो खबरनवीस हैं या वहाँ के जो राजनीतिक समझदार लोग हैं, वे कह रहे हैं मुकेश सहनी के आने के बाद थोड़ा सा समीकरण गडमड हुआ है और मल्लाहों का मूड पढ़ने की कोशिश की जा रही है प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जहां उनकी आबादी है। तो मुकेश सहनी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ने का फैसला किया? अजीत जी। देखिए, मोटे तौर पर आपने संकेत इसका जो दिया है, वो वही कारण वही है। अगर राजनीतिक नज़रिए से उसका विश्लेषण करें, जी। तो ये समझ में आता है कि मुकेश सहनी अब अपने को कभी भी उन्होंने कन्फाइन नहीं किया कि हम इस इलाके के नेता हैं या इस सीट के नेता हैं। उन्होंने जी। अपने को कन्फाइन नहीं किया है कि अपने को बांध कर नहीं रखा है कुछ इलाके में या किसी सीट के ऊपर। अभी भी जो 40 सीटों पर चुनाव होने हैं लोकसभा के, बिहार की 40 सीटों पर, और उनको सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जाना है। जी। और आप देखिए, जिस व्यक्ति को जो नेता होता है और उसको पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाना होता है, वो भी किसी नई पार्टी का नेता हो जिसको अभी शुरुआत करनी है, लोकसभा में अपना खाता खोलना हो, उसके लिए ये मुश्किल होता है कि नेता भी चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को भी चुनाव लड़ाए। उसके अलावा अपने, अगर उनको 3 ही सीटें हैं, मान लीजिए कि अगर सिर्फ 3 सीटें लड़नी होती जी। तो कोई बात नहीं थी कि आप एक अपना लड़ते, 2 सीटों पर प्रचार करते। हम्म। लेकिन उनके साथ जो अलायंस हुआ है तेजस्वी यादव का, वो 40 सीटों का अलायंस है। हम्म। सभी 40 सीटों को पर उनको प्रचार के लिए जाना है। और हम लोग देख रहे हैं अभी जब से अलायंस हुआ है, उसके बाद से आप देखिए, वो जमुई गए तो तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर से गए, जाकर के वहां उनकी सभा हुई, भाषण हुए। बगहा गए तो वो तेजस्वी यादव के साथ गए। आज गया भी गए गया आज, गया। जी। गया गए तेजस्वी यादव के साथ गए। ये तीनों सीटें ऐसी है जहां उनको नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी को इसमें से कोई भी सीट नहीं मिली। जी। लेकिन जो अलायंस पार्टनर्स की सीटें हैं, वहां भी उनको कैंपेन के लिए जाना है। हम्म। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पैन बिहार नेता हैं, अखिल बिहार के नेता हैं, उसी तरह से मुकेश सहनी भी अब अखिल बिहार के नेता हैं। वो पूरे बिहार के नेता हैं और उनको कहीं भी वो जाएंगे तो लोग उनको सुनने आएंगे। जी। हमने देखा मंच पर भी और लोगों के भीड़ में भी लोग किस तरह से हरा गमछा, उनके थोड़ा अलग हरे रंग का गमछा होता है, वो लेकर हम्म। के लोग मौजूद रहते हैं वहां। हम्म। तो उनको एक तो न सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, सिर्फ 3 सीट की बात नहीं है, सभी 40 सीटों की बात। जी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वो 40 सीटों पर कैंपेन के लिए जाना है, तो निश्चित रूप से उनको चुनाव से दूर रहना होगा अपने। इसीलिए एक तो ये कारण है जो उन्होंने डिसाइड किया। जी। और वो अगर 40 सीटों पर जाते हैं, तो जैसा आपने कहा कि ग्राउंड की रिपोर्ट है, हमको भी लोग ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि उनकी जाति के लोगों का रुझान उनकी तरफ है। हम्म। अगर वो चले जाते हैं, हर सीट पर चले जाते हैं, एक बार दो बार अगर उनकी सभा हो जाती है, तो वो सब्सटेंशियल वोट जो है वो ट्रांसफर करा सकते हैं आरजेडी की तरफ अपनी जाति का, जिस तरह का माहौल है वो। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, वो भी आपने हिंट किया कि विधानसभा चुनाव का भी समझौता साथ के साथ हुआ है।
और जी, ये भी बहुत दिलचस्प है, देखिए पिछली बार भी जब लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार लौटे थे बीजेपी के साथ, हम 19 की बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, तभी दोनों के बीच 2020 के लोकसभा का भी समझौता हो गया था कि सीटें बिल्कुल। 17 लोकसभा में लड़ेंगे और 100-100 सीटें हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे। तो जी। ये समझौता तभी हो गया था, हालांकि बाद में चिराग पासवान अलग हुए तो कुछ समझौता अलग हुआ, हुँ, लेकिन ये तय हो गया था। तो उसी तरह से इन लोगों के बीच में भी ये तय हो गया है कि हम लोग लोकसभा साथ लड़ेंगे और विधानसभा भी साथ लड़ेंगे। जी, तो विधानसभा चुनाव के लिए इन दोनों की जोड़ी विधानसभा में अपना कमाल दिखाए, इसके लिए भी उन्होंने अपना सेफ गार्ड किया है अपने को। उन्होंने, देखिए हम लोग यहाँ कहावत है या पूरे देश में हिंदी पट्टी में कि बंद मुट्ठी लाख की होती है। जी। अगर अभी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे, और हुँ, ये चुनाव सबको पता है कि राष्ट्रीय चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, अगर ऐसी कोई हवा बदलती है और उसमें अगर उनका रिजल्ट मनमाफिक नहीं आता है, हुँ, तो फिर वो एक्सपोज होंगे, फिर मुट्ठी खुल जाएगी। फिर जी, विधानसभा चुनाव में कई तरह के नुकसान हैं। जैसे हुँ, एक नुकसान तो ये है विधानसभा चुनाव में कि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कि बिल्कुल। आपको सीट दिया जाता है, आप जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हुँ, लगातार दूसरी बार होगा। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में वो लड़े थे 3 सीटों पर और चुनाव नहीं जीत पाए थे। हुँ, तो इस बार जीतना है तो उसमें पूरा जोर लगाना है और अपने लड़के नहीं हारना है। वो पिछली बार हार गए थे मुजफ्फरपुर, जिसको निषादों का कैपिटल कहा जाता खगड़िया है। जैसे खगड़िया खगड़िया हार गए थे। खगड़िया लड़े तो मतलब मुजफ्फरपुर भी तो हारी थी उनकी जी, पार्टी, तो अब मुज़फ्फरपुर बीजेपी ज़्यादा से जी। लड़ रहे हैं राजभूषण हुँ, निषाद। तो हुँ, मुजफ्फरपुर को निषादों का कैपिटल माना जाता है, राजधानी माना जाता है, उसी तरह से जिस तरह मधेपुरा गोप की राजधानी गोमतीपुर मानी का जाती है, मधेपुरा यादवों की कोटा राजधानी जी। मानी जाती है। हुँ, तो उस तरह से मुजफ्फरपुर को राजधानी मानते हैं निषादों की, वहां उनकी पार्टी हार गई। ये अलग बात है कि दूसरे ही निषाद जीते, वो खुद भी एक बार हार चुके हैं चुनाव खगड़िया से, तो अभी फिर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं था कि हार ही जाते, लेकिन जी, अगर चुनाव तो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, नतीजा हुँ, कुछ भी आ सकता है, हारते तो फिर उसका निगेटिव असर होता उनके विधानसभा चुनाव के कैंपेन पर। जी, उनको बिल्कुल। विधानसभा में ज्यादा सीटें भी लेनी है और जितनी सीटें लेनी है उसमें से मैक्सिमम जीतना है, ताकि नई सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रहे। तो हुँ, इसके लिए भी जरूरी था कि वो अपने को स्पेयर करते, अपने परिवार को स्पेयर करते। तो उन्होंने किया। ये दो कारण तो अभी एकदम तात्कालिक समझ में आते हैं कि लोकसभा चुनाव के सभी 40 सीटों पर प्रचार करने जाना है उनको, अलायंस पार्टनर के लिए भी प्रचार करना है, अपनी उपयोगिता दिखानी है अलायंस में। जी, देखिए जो दूसरी तरफ अलायंस है जिसके साथ वो नहीं गए, पहले उनकी बात हो रही थी बीजेपी के साथ, उस अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको भी मुकेश सहनी की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। जी, ये अंदाजा तो तब होगा जब आप 40 सीटों पर घूमें, मेहनत करें और सब्सटेंशियल वोट टर्नआउट करा दें आरजेडी और कांग्रेस और जो भी आपका अलायंस पार्टनर है उसके फेवर में। तो आपकी हैसियत, आपकी ताकत का अंदाजा आरजेडी कांग्रेस को भी होगा और बीजेपी और नीतीश कुमार को भी होगा। तो बिल्कुल। ये चुनाव उनके लिए करो या मरो के अंदाज का चुनाव है। अब उनको भी बिहार की राजनीति में 10 साल होने जा रहे हैं। जी, तो अब उनके लिए भी ये करो या मरो का चुनाव है कि अपनी ताकत दिखानी है, अपने को एस्टेब्लिश करना है, और वो ये काम बखूबी कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ घूम करके, रैलियां करके, सभा करके, लोगों से अपील करके। और आज तो हमने वो भी नारा सुना उनका कि अब जलवंशी और यदुवंशी अब जीवन भर का साथ हो गया। जी, तो जलवंशी और यदुवंशी का जो साथ है, वो हुँ, साथ दिखाना है। उनके उनके समर्थन में यदुवंशियों का वोट टर्न अप हो और वो अपने मल्लाहों निषादों का वोट टर्न अप कराएं आरजेडी कांग्रेस के लिए। इससे उनके आगे की राह बनेगी, आगे विधानसभा चुनाव के लिए उनका रास्ता बनेगा। एक नेता के तौर पर उनकी हैसियत बनेगी, वो स्टैब्लिश होंगे, बशर्ते वो ढंग से लड़े अपनी सीटों पर भी और जी जी, जान से मेहनत करें बाकी सीटों पर। जी। तो देखिए अजीत जी, अभी हम लोग जब यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले हमने नवादा में बातचीत की। वहाँ लड़ाई बहुत गंभीर फँस गई है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। बीजेपी को इस बात का इंतज़ार है कि राज बल्लभ यादव के भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, वे वोट काटेंगे तभी हम जीतेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुर्मी, कोयली, लव कुश तो आरजेडी की ओर भागते दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार है, अशोक महतो फैक्टर है। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी की एंट्री हुई है इंडिया ब्लॉक में, वहाँ जो चौहान है, चौहान उपनाम से ही वहाँ मल्लाह या सहनी जो निषाद हैं जो है, वे भी मन बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने यदि सच में वोट ट्रांसफर करा दिया, तो बिहार की कई सीटों पर बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। ये बात तो तय लगती है जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरी भी जो आपने इसमें जो बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। जी। देखिए हमारी बात हुई है नवादा में लोगों से, चूंकि हुँ, हमारा इंटरेस्ट है वहाँ, विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं इसकी वजह से भी। हुँ, तो हमने पूछा लोगों से वहाँ क्या स्थिति है कि भाई राजवल्लभ यादव का भाई कितना वोट काटेगा।
हम्म, तो कहा कि कुछ वोट तो मिलेगा, कुछ वोट तो हम्म, उनको मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं और पुराना परिवार है और राजनीतिक उस पर हर ब्लॉक में, हर पंचायत में उनके लोग हैं। हम्म, लेकिन मास जो है अभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस चुनाव में यादव मतदाता एक तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव के भविष्य को देख रहे हैं। जी, तो वहां भी वोट ही कटेंगे, वोट ही काटेंगे। हम्म, कोई बहुत सब्सटेंशियल, बहुत अपने तरफ टर्न अप कराने की स्थिति में नहीं है। कुछ जी, वोट काट लेंगे, जैसे बटुआ होता है उस तरह से कुछ वोट काट लेंगे। जी, और जो दीवानगी सत्ता के लिए कुशवाहा और उनमें हुई है, कुशवाहा होने की वजह से जो उस जाति में, कोयरी जाति में हुई है, हम्म, वो भी एक रिमार्केबल है। इस बार के बिहार के चुनाव में ये एक फिनोमिनन है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और बिल्कुल, ये अध्ययन उन दोनों जातियों के लिए किया जाना चाहिए जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जी, कुशवाहा के लिए भी और मल्लाह के लिए भी। हम्म, ऐसी दीवानगी उनमें हुई है कि हमारी जाति का उम्मीदवार जहां है वहां उसको वोट करना है, चाहे वो जिस हम्म, पार्टी का है। जी, उसके अलावा जहां नहीं है वहां हम दे देंगे, बीजेपी को भी या नीतीश कुमार को भी, कोई बात नहीं, लेकिन जहां हमारा है वहां हम देंगे। और ये जो मल्लाहों का है, वो यादव, कुर्मी, कोयरी, उसके बाद अब मल्लाह है, वो चौथी जाति जिसको लग रहा है कि हमारा समय आ गया है, ये कमिंग ऑफ द नवादा, एज। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नवादा में कमिंग, कुर्मी कोयरी बोर्ड टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये खतरे की घंटी है। ये हाँ खतरे वही की वो, घंटी है और ये नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती भी होगी। नीतीश कुमार का कार्यक्रम बिल्कुल। लगाया जा रहा है, लेकिन यह तय होगा कि देखिए वहाँ मत मिलता है कि नहीं मिलता। खैर, हम लोग मुकेश सहनी की ही चर्चा कर रहे थे, अभी उसी पर आते हैं। 3 सीटें उन्हें मिली हैं। देखिए, सीटें तो मनमाफिक मिली, यह मैं नहीं कहता। गोपालगंज की सीट मिल गई, सुरक्षित सीट, उम्मीदवार तलाशा जा रहा है। और फिर मिली झंझारपुर की सीट, पूर्वी चंपारण की सीट। कहा गया कि दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा लड़ाया जाए। लेकिन अब जब मुकेश सहनी ने कह दिया कि मैं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तो झंझारपुर की स्थिति आप समझते ही हैं। वहां से जो मौजूदा सांसद हैं रामप्रीत मंडल जेडीयू के, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत विरोध है। लेकिन लोगों को लग रहा था कि मुकेश सहनी यदि किसी अति पिछड़े को लड़ा देंगे तो शायद कमजोर हो, हाँ? और फिर राह आसान हो जाएगी। लेकिन वहां एक समस्या ये थी कि गुलाब यादव जो दबंग हैं, पूर्व विधायक हैं और पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा भी था, अपनी ताकत के बूते अपनी पत्नी को निर्दलीय बिहार विधान परिषद का चुनाव जितवाया, बेटी जो है जिला परिषद की चेयरमैन है, तो गुलाब यादव। तो अब गुलाब यादव की शायद मुलाकात लालू यादव से भी हुई है, तेजस्वी यादव से भी हुई है। तो मुकेश सहनी को जो सीटें दी गई, उनके समीकरण अब बदल रहे हैं। जो पहले कहा गया कि हाँ इसी को टिकट और इसी को टिकट, तो जब उन्होंने कह दिया कि मेरे परिवार का नहीं लड़ेगा, तो झंझारपुर पर भी सुन रहे हैं कुछ पुनर्विचार चल रहा है। और मुकेश सहनी भी सोच रहे हैं कि देखिए सीटें तो आ गई हैं, जीतने वाले को ही लड़ाएं। जो आप कहते हैं विनेबिलिटी जिसके पास होगी उस पर ही दाव लगाना चाहिए। देखिए वो ये इस बात को जरूर सोच रहे हैं, उनके साथ अभी दुविधा होगी। जी, दुविधा इसलिए होगी क्योंकि पहले तो मनमाफिक सीटें नहीं मिली, जिस पर हम जी, लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। मनमाफिक सीट का मतलब होता है कि जो 3 सीट आप पिछली बार लड़े थे वो तीनों सीटें आपको मिल जाए। हम्म, तो मनमाफिक तो बात ये होती कि आपको खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर मिल जाए, जी, क्योंकि आप लड़े हैं, वहां आपके लोग होंगे निश्चित रूप से। हर, अगर विधानसभा में 50-50 लोग भी होंगे तो एक बड़ी ताकत होती है हम्म, जो आपके कार्यकर्ता की तरह काम करते। वो नहीं मिली सीटें। जो मिली वहां जरूर कोई ना कोई पेच अटका हुआ है, क्योंकि जी, आरजेडी पहले से उन सीटों पर भी पॉलिटिक्स कर रही थी, अपनी तैयारी कर रही थी, उसके लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये इस वजह से उनकी दुविधा होगी कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाए कि ये मौका निकल जाए हाथ से। गुलाब यादव ऐसी ही दुविधा का नाम है। हम्म, वो तैयारी कर रहे थे, वो पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो तैयारी कर रहे थे लड़ने की। और ये तो तय है कि अगर वो बागी होकर के लड़ जाते हैं, तो जैसा हमने नवादा के लिए कहा कि कुछ ना कुछ वोट तो काटेंगे। जी, और वो जो भी वोट कटेगा वो इसी अलायंस का होगा, महागठबंधन का ही होगा, इंडिया ब्लॉक का ही होगा। उनको जितना वोट मिलेगा, चाहे बहुत कम मिले, तब भी इन्हीं का वोट होगा। और नहीं, चुनाव में एक मिथिलांचल में एक और ट्रेंड देखा गया है ना जी, मिथिलांचल में एक और ट्रेंड देखा गया है कि यादव जो वहां है, यदि यादव उम्मीदवार होता है तो वह पार्टी चाहे कोई हो, उसी अपने ही जाति के उम्मीदवार को वोट दे देता है। अशोक यादव इसी तरीके से चुनाव जीत बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल, हाँ, मधुबनी में। इस मधुबनी बात की में। परवाह वहां के यादव नहीं करते हैं कि वे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो यही हम्म, डर झंझारपुर में है कि गुलाब यादव आ गए तो यादव जाति के जो मतदाता हैं, और देखिए दूसरी तरफ से अति पिछड़ा या जो भी हो, तो वहां एक बड़े डिवीजन की आशंका है। और कहा जा रहा है कि गुलाब यादव भी चाहते हैं कि उन्हें वीआईपी ही टिकट दे दे।
हाँ, तो ये बात वही कह रहे थे कि ये जी नहीं चाहेंगे मुकेश सहनी कि कोई ऐसा अभी अगर वो किसी अन्य अति पिछड़ा को देते हैं, जो उनकी पहले से सोच थी, वो देना चाह रहे थे और एक अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखना चाहते थे कि हम अत्यंत पिछड़ों की पार्टी हैं, तो हमारे यहाँ से अत्यंत पिछड़े ही लड़ रहे हैं। जी एक जो सुरक्षित सीट है वहां से दलित और बाकी जो दोनों सीटें हैं उस पर पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा लड़ाएं, ये हम्म, उनके दिमाग में पहले से था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप राजनीति वैसे नहीं चलती है जैसे आप सोचते हैं। जी आपको जीतना होता है, चुनाव हम्म, जीतना होता है। देखिए उनकी जो मंशा थी, जो बातचीत से जाहिर होती है, वो ये थी कि हम ऐसे उम्मीदवार को दें जो चुनाव जीते, जो हमारे समीकरण का हो और जो जीतने के बाद लॉयल रहे, हमारे साथ रहे, हमारा साथ छोड़ के नहीं चला जाए। ये उनकी बड़ी चिंता रही है क्योंकि उनके बिल्कुल विधायक चले गए थे साथ छोड़ के, 3 जी लोग थे, तीनों लोग हम्म, चले गए, एक उनके विधायक गुजर गए, मुसाफिर हम्म, पासवान और बाकी 3 लोग छोड़ के चले गए बीजेपी हम्म, के साथ। तो ये उनकी चिंता है, लॉयल्टी वो आस्क कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं टिकट के लिए, उससे ये कह रहे हैं ज़रूर कि आप रहिएगा ना हमारे साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव जीत करके आप चले जाइएगा। ये चिंता बहुत जायज़ है और ये हर नई पार्टी की होती है और कमज़ोर तबके की जो पार्टी होती है, उस हर पार्टी की होती है। हम लोग कांसीराम के रहते भी हम लोगों ने 5 बार 4 बार बसपा को टूटते हुए देखा है। अभी जी तक वो पार्टी टूट जाती है, उसके लोग जीतते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हम्म, ये उनकी एक आशंका है। लॉयल्टी वो चाह रहे हैं कि हमारे प्रति कोई प्रतिबद्धता जताए। अब गुलाब यादव आरजेडी के नेता हैं। अगर नहीं आरजेडी आरजेडी के में नहीं है, अभी सिंपली आरजेडी में नहीं है, अभी तो है, मतलब स्वतंत्र है। नेता तो उसी पार्टी के हैं ना जी वो आरजेडी के ही नेता रहे हैं। तो जी अगर आरजेडी के साथ अलायंस रहता है इनका मुकेश सहनी की पार्टी का और उनको वो टिकट देते हैं, आगे भी अलायंस बना रहता है, तब इस बात की संभावना है कि वो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अलायंस पार्टनर है, सब लोग साथ में हैं। बिल्कुल लेकिन कभी अलायंस टूटा तो ये संभावना रहेगी कि वो चले जाएं अपनी मूल पार्टी की तरफ, जो पेरेंटल पार्टी है उसकी तरफ लौट जाए या दूसरी पार्टियों की तरफ जाए। तो ये लॉयल्टी अभी वो कोई लिख के नहीं दे सकता, इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज हम लोग देख रहे जी हैं कि किस तरह से लोग 24 घंटे में पाला बदल रहे हैं। हम्म, तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी उनकी दुविधा इस बात को लेकर के होगी कि हम गैर यादव लड़ा करके और कोर वोट का नुकसान उठाएं या हम्म, यादव दे करके एक जोखिम ले उसी को ट्रांसफर कराएं अत्यंत पिछड़ा का वोट। क्योंकि जी देखिए यादव जिस तरह की जाति है, बहुत दबंग जाति है। पूरे हम्म, बिहार के हिसाब से देखिए तो बहुत दबंग और पावर की जाती है, सत्ता की जाती है। हम्म, वो बाकी जो इंटीमिडेट होती हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वंचित जो समाज है ना, वो इंटीमिडेट होता है, थोड़ा डरता है, घबराता है। तो वो फिर दूसरी तरफ न हो जाए, दूसरी तरफ न चला जाए। रामप्रीत मंडल जिनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, तो जी इसका भी ख्याल रखना होगा। हम्म, वो लड़ाएं जरूर, इस बात में वो जीतने की विनेबिलिटी का ही फैक्टर रखना चाहिए। इसमें कोई इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होता है आजकल टिकट देने का। तो वो इस बात का ध्यान रखें, अगर उनको है कि गुलाब यादव को लड़ाने से आमने सामने की लड़ाई होगी, वोट जी कटने का खतरा कम होगा, तो उनको लड़ाना चाहिए है। बिल्कुल लेकिन ये कैसे इंश्योर करेंगे कि अत्यंत पिछड़ा जो समाज है, वो हम्म, इनका जो वोट है वो इनको मिले और इंटीमिडेट होकर के, डर के, घबरा के दूसरी तरफ न चला जाए। जी दोनों में खतरे हैं। देखिए अगर नहीं लड़ाइएगा गुलाब यादव को, तब तो निश्चित है कि वो निर्दलीय लड़के वोट काटेंगे। अगर लड़ाइएगा तो अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट अपने साथ बचाए रखने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी होगी, ज्यादा मेहनत करनी होगी, जो वो करेंगे निश्चित रूप से। जी, ठीक है, तो ये तो बात हुई झंझारपुर की। देखिए, अब हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। देखिए, मुकेश सहनी मूल रूप से चाहते थे इंडिया ब्लॉक में जो सीटें चाहते थे, वो चाहते थे दरभंगा और कटिहार, जो उनको मिली नहीं। यदि कटिहार सीट मिल गई होती तो शायद खुद भी मैदान में आ जाते, क्योंकि वहां वे काम कर रहे थे पिछले 1 वर्ष से। खैर, जो मिली वो मिली। पूर्वी चंपारण की बात करते हैं। देखिए, चंपारण के तो आप रहने वाले हैं। जब इंडिया ब्लॉक के साथ मुकेश सहनी का गठबंधन नहीं हुआ था, तो कहा यह जा रहा था कि राजेश कुशवाहा, डॉक्टर राजेश कुमार का टिकट तेजस्वी यादव ने फाइनल कर रखा है। जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अप्लाई किए जा चुके हैं। लेकिन अब कई बातें हो रही हैं और कई लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चंपारण की राजनीति को समझते हैं, आप भी चंपारण के हैं, वे कह रहे हैं कि देखिए, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की राधा मोहन सिंह को चुनौती पेश करना आसान काम नहीं है। और राधा मोहन सिंह को चुनौती आप तभी दे सकते हैं जब उनके वोट बैंक, जो उनका स्टैब्लिश वोट बैंक है, सवर्ण का, वैश्य का, यदि उसमें आपने सेंधमारी नहीं की। सभी जानते हैं कि राधा मोहन सिंह राजपूत है, लेकिन वहां आबादी भूमिहारों की अधिक है। लेकिन सामने से कोई उम्मीदवार नहीं होता है तो फिर वे साथ हो जाते हैं राधा मोहन सिंह के। देखिए, जैसे ही इंडिया ब्लॉक के साथ मुकेश सहनी का गठबंधन हुआ, कई लोगों ने यह खबर उड़ा दी कि विनोद श्रीवास्तव का टिकट कंफर्म। लेकिन जानकारी यह है कि विनोद श्रीवास्तव को चुप करा दिया है तेजस्वी यादव ने।
आप कहीं कोई बात नहीं करेंगे, कोई टिकट की मांग नहीं करेंगे, फैसला जो है मुकेश सहनी करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी के सामने भी चैलेंज है कि ठीक है, पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति तो करनी ही करनी है, लेकिन सीट कैसे निकलेगी? क्या राजेश कुशवाहा निकाल लेते? तब भी लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि फिर तो पूरे सवर्ण और वैश्य एक साथ हो जाएंगे। तो अब यदि राधा मोहन सिंह को चुनौती देनी है, तो कुछ अलग किस्म की लकीर भी खींचने की कोशिश में लगे हैं मुकेश सहनी। क्या लकीर हो सकती है अजीत जी? देखिए, इस बार चंपारण की स्थिति क्या है कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ उनको लेकर के एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों में भी नाराजगी है जी। और निजी तौर पर भी कई लोग उनसे नाराज हैं। हालांकि हम्म, ये हम मानने में कोई संदेह नहीं है ज्ञानेश्वर जी की राधा मोहन सिंह से श्रूड पॉलिटिशियन, हम्म, पॉलिटिकल मैनूवरिंग समझने वाला आदमी हम्म, कोई नहीं है। हमने नहीं देखा है किसी आदमी को, चुनाव लड़ने वाले किसी आदमी को, कम से कम उत्तर बिहार में, जो जी। इतना मैनूवरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग जिसको बोलते हैं, जो जोड़ तोड़ में इतना माहिर हो पॉलिटिक्स में और संगठन पर इतनी पकड़ हो जिस व्यक्ति की, ऐसा जी। हमने नहीं देखा है कि वो उनके साथ है। लेकिन हर चीज का जिस तरह से एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह से हर व्यक्ति के, हर नेता के राजनीतिक करियर का भी होता है, एक ढलान आता है जीवन में। जी। तो वो आता दिख रहा था उनका, इस वजह से दिख रहा था क्योंकि वो 35 साल से वहां सक्रिय हैं। तो हम्म, उनके 35 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये संभवतः लगातार उनका 10वां चुनाव है। 1989 बिल्कुल। से वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से पार्टी में कुछ कुछ नाराजगी है। कुछ बीच में समस्या हुई, जो राजेश गुप्ता जो है, बबलू गुप्ता एमएलसी के चुनाव में वो हारे, या पवन जी। जायसवाल का जो विवाद हुआ, मेयर के चुनाव में जो विवाद हुआ, इन सब को लेकर के तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और वो वल्नरेबल दिख रहे हैं। हालांकि जी। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी उनको मान लिया जाए कि वो डाउन एंड आउट है। वो हम्म, डाउन है थोड़े, लेकिन आउट नहीं है खेल से। और उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है ज्ञानेश्वर जी कि पिछले 4 चुनाव से उनके खिलाफ मजबूत भूमिहार प्रतिद्वंदी लड़ता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। और जी। उसका कारण ये है, मतलब एक 2004 में हारे अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनको हराया, लेकिन 9 में, 14 में, 19 में वो नहीं जीत सके वहां से चुनाव। राधा मोहन सिंह ही जीते लगातार, 9, 14 और 19, 3 बार। जी। वो मुश्किल ये होती है कई बार कि अखिलेश प्रसाद सिंह बाहर के हैं, अरवल के हैं, जहानाबाद के हैं, तो लोकल भूमिहार नहीं एकजुट हो पाते हैं। तो ये मुकेश सहनी के सामने ये बात थी कि अगर वो लोकल भूमिहार लड़ा देते हैं, हम्म, कोई मजबूत अच्छा भूमिहार देख करके, तो जो सबसे कोर वोट है बीजेपी का वो तोड़ लेंगे जी। और एक मुश्त तोड़ लेंगे, एक मुश्त। ऐसा नहीं हम्म, है कि थोड़ा बहुत टूटेगा, हम्म, एक मुश्त टूटेगा। मतलब 70-80% वोट जा सकता है अगर अभी इस समय वो जो जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सोच है वहां के लोगों में, जी। तो वो जा सकता है एक मुश्त। तो एक तो उनके सामने एक बड़ा आसान सा ऑप्शन है कि आप भूमिहार दे दीजिए और बहुत कांटे की लड़ाई हो जाएगी, आप हो सकता है कि सीट जीत भी जाए। जी। दूसरा ऑप्शन उनके पास वैश्य का है, क्योंकि हम्म, वैश्य भी कोर वोट है बीजेपी का। ये दोनों सबसे कोर बिल्कुल। वोट है। देखिए, ये दोनों वोट कभी इधर उधर नहीं होता है बीजेपी से, भूमिहार का और वैश्य का। जी। वैश्यों में एक नाराजगी है। हम्म, अगर उनको 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 वैश्य उम्मीदवार आ जाता है तो वो वोट अपने साथ ले जा सकता है। हम्म, उसके साथ मोतिहारी शहर का वोट और बाकी जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका वोट उनके साथ जा सकता है। तो वैश्य उम्मीदवार भी उनको कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन अब दोनों के बीच ये है कि अगर किसको देंगे, जिसको देंगे उसके अलावा दूसरा वोट आएगा कि नहीं आएगा। जी। अगर वैश्य को देंगे तो भूमिहार आएगा कि नहीं साथ में, हम्म, या भूमिहार को देंगे तो वैश्य आएगा कि नहीं साथ में। ये उनकी चुनौती होगी मुकेश सहनी की। जी। वैश्य को लेकर के है कि अगर आपने वैश्य को नहीं दिया, भूमिहार को दे दिया, तो भूमिहार आएगा। वैश्य में निजी नाराजगी के चलते काफी वोट आ सकता है साथ में, हम्म, क्योंकि वैश्यों की निजी नाराजगी है, पार्टी के जी। साथ नहीं है, संस्थागत नहीं है, वो निजी नाराजगी है। तो वो वोट कुछ ट्रांसफर हो सकता है। तो एक बेटर ऑप्शन तो उनके सामने ये है। फिर एक चुनौती उनके सामने ये होगी कि भाई यादव लड़ा रहे हैं वहां भी, आप झंझारपुर में अगर गुलाब यादव को टिकट दे देते हैं और जी। गोपालगंज सीट आप सुरक्षित सीट है तो आप दलित दे देंगे, तो अति पिछड़ा कहां से लड़ेगा? आपको 3 सीटें मिली हैं, उसमें तो कोई अति पिछड़ा को आप दे नहीं पाएंगे सीट। हम्म, अभी भी मोतिहारी से लेकर के बात है वो ये है कि आप कुशवाहा है, वैश्य है या भूमिहार है, जी। इस पर आप विचार करें। हम्म, विनेबल ऑप्शन जो है आपके सामने, विनेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 1 नंबर विनेबल होगा भूमिहार कैंडिडेट आपका, 2 नंबर जी। विनेबल होगा वैश्य हम्म, आपका, फिर कुशवाहा होगा। ये स्थिति है। लेकिन हम्म, अब वहां राधा मोहन सिंह जैसे संगठन के मजबूत आदमी से, नरेंद्र मोदी की लहर से लड़ने के लिए आपको बहुत सोच समझकर उम्मीदवार देना होगा, जो हर तरह से सक्षम हो, साफ सुथरी छवि का हो, मजबूत हो और वो लड़ सकता हो उनके सामने खड़े होकर के, अपना वोट ले आए प्लस कुछ और वोट ऐड करे, जी। और वोट तोड़े बीजेपी का और उसमें कुछ और वोट ऐड करे,
तब उसके साथ आरजेडी का जो वोट है वो जुड़ करके और चुनाव जिता सकता है मुकेश सहनी की पार्टी को। और हमको जो लग रहा है जो 3 सीटें उनको मिली हैं उनमें सबसे बेटर ऑप्शन वाली सीट पूर्वी चंपारण की ही है जहां वो चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उम्मीदवार देना होगा तो मतलब ये है कि उम्मीदवार अभी तय करना है और कब तय होगा पता ही नहीं चल रहा है। इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी परेशानी तो अजीत जी यही है। देखिए पहले चरण दूसरे चरण में नामांकन की तारीखें खत्म हो गई, वहां उम्मीदवार बता दिए गए हैं, लोगों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है, भले ही आधिकारिक तौर पर ऐलान न किया गया हो, सिवाय तारिक अनवर और डॉक्टर मोहम्मद जावेद के। और बीमा भारती के नामांकन में तो स्वयं गए ही थे तेजस्वी यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब भी नहीं दी। लेकिन देखिए हम तीसरे चरण के चुनाव की बात करें, जिसके लिए 19 अप्रैल की आखिरी तारीख है नामांकन का पर्चा भरने की, और 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं 7 मई को। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। तो झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी को हम लोग चर्चा कर चुके, अभी तो उम्मीदवार ही तय नहीं हुआ है। कितने वक्त में उम्मीदवार तय होगा, कितने वक्त में प्रचार करेगा। सुपौल में उम्मीदवार तय नहीं है, चंद्रहास चौपाल की बात हो रही है, लेकिन चंद्रहास चौपाल को भी तो मालूम होना चाहिए। तेजस्वी यादव और लालू यादव कहें तो मीडिया के सामने कि हाँ सुपौल से उम्मीदवार है चंद्रहास चौपाल। अररिया में भी कंफ्यूजन है, दो भाइयों के बीच में, तस्लीमुद्दीन के दो भाइयों के बीच में, तस्लीमुद्दीन के बेटे, दो बेटों के बीच में, तो शाहनवाज और सरफराज। एक तीसरा नाम भी चला आता है कि भाई वहां शत्रुघ्न मंडल को लड़ा दिया जाए, तो क्या अररिया में भी मुसलमान नहीं लड़ाएंगे। मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा गोप का उम्मीदवार तय ही नहीं हो रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि रविंद्र कुमार रवि जो पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे जो पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, नाम है प्रोफेसर चंद्रदीप उर्फ दीपक यादव, उन्हें ले जाया जाएगा मधेपुरा। कितने 20 साल हो गए कि 25 साल हो गए वे पटना में ही रहते हैं, और अब चुनाव के वक्त वे जाएंगे मधेपुरा। क्या होगा समझ सकते हैं। दिनेश चंद्र यादव लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, उम्मीदवारी घोषित है। खगड़िया में सीपीएम ने उम्मीदवार तय कर रखा है, संजय कुशवाहा। कल हमारे साथी संवाददाता आलोक और सौरभ गए हुए थे खगड़िया, जहां लोजपा ने राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया। वे जब लौटे रात को हमने पूछा कि क्या तैयारी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए राजेश वर्मा आगे है तैयारी में, उनका प्रचार चल रहा है। संजय कुशवाहा का प्रचार कहीं दिखाई नहीं, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव तो निकले नहीं है। रोज जाते हैं, एक सभा करके लौट चले आते हैं, लेकिन खगड़िया में कहीं समन्वय या बड़े नेताओं की बात, चौक चौराहों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की चर्चा नहीं दिखाई पड़ी। ये क्या होगा अजीत जी? देखिए हम लोग इस बात पर कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं, इस बात को लेकर के हम लोगों ने कितनी बार तमाम तरह के एग्जाम्पल्स दे करके बताए कि कैसे जो है दो चीजें इतना लैग कर रहा है। ये जो महागठबंधन है, इस सारे युवा नेता है, सब यंग लोग हैं, चाहे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी तो अब आए उनके साथ, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो अखिलेश प्रसाद सिंह, सब यंग लोग हैं और जी जान लगा करके ये लोग मेहनत कर सकते हैं। एक दिन में 6-6, 8-8, 10-10 सभाएं कर सकते हैं हेलीकॉप्टर लेकर के। आप जिसको बिहार की भाषा में गर्दा उड़ा देना कहते हैं, उस तरह गर्दा उड़ा दिया रहता। अगर इन लोगों में अगर लड़ने की क्या जज्बा होता कि हमको एकदम लड़ना है और इस बार ताकत दिखा देनी है, तो ऐसा किया रहता है कि अभी चारों तरफ चर्चा हो रही होती है इनके लड़ने की। तो एक तो कैंपेन नहीं हो रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ के गए, एक जगह एक सभा की, वापस आ गए। दूसरा जो है वो आप जो हम लोग इस पर चर्चा करते रहे, जिस पर आपने अभी कंसर्न इसका किया कि टिकट नहीं तय हो रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो पहले दिन टिकट देंगे, दूसरे दिन टिकट देंगे। भाई नवरात्रों का इंतजार कर रहे थे, ये तो वो वाले शारदीय नवरात्र नहीं है जिसके पहले 15 दिन का पितृपक्ष चलता है। ये तो ऐसा है नहीं, ये तो सब पवित्र ही दिन है, इसके पहले नवरात्रों के पहले भी। तो उसका क्या इंतजार कर रहे थे कि आप नवरात्रों में टिकट देंगे? अब कुछ भी बहाना करना है, कुछ भी किसी तरह की बातें करनी है। ये सोचिए ना जी, दिन भर के लिए हेलीकॉप्टर खड़े, दिन भर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, दिन भर खड़ा है। आप एक बार जाते हैं और चले आते हैं। कल से नीतीश कुमार का रोड शो शुरू होने वाला है, वो रोड से लांग देंगे। प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होने वाली है, और आप पिकनिक की तरह जा रहे हैं, एक जगह जाते हैं वहां से चले आते हैं। हाँ, ये अच्छा, और लौट के आ रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा कौन सी बैकरूम की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लौट के आकर के कौन से ऐसे नारे गढ़ रहे हैं, कौन से ऐसा
ऐसा बड़ा राजनीतिक तिकड़म कर रहे हैं जिसकी वजह से एकदम खेल पलट देंगे। कौन सा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रहे हैं आप घर में बैठ करके? जी अगर वो भी तैयार कर रहे हैं तो कैंडिडेट तक नहीं तय कर पाएगा। जबकि मधेपुरा ऐसी सीट है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि एकदम मधेपुरा गोप का है, राजधानी है, वहां के लिए आपने पहले से उम्मीदवार तय करके नहीं रखा हुआ है। ये तो 5 साल से वहां उम्मीदवार तय होना चाहिए था कि जो आदमी आप कह देते कि 5 साल से वहां काम कर रहा होता कि नहीं ये सीट तो हमको लड़नी है, हर हाल में हम लड़ेंगे, तो हमारा ये आदमी है। और अब चुनाव आ गए, इतने नजदीक आ गए। अब 19 तारीख को उसका नॉमिनेशन की प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू होनी है जिस तीसरे जी चरण में, और 19 को खत्म होना है जिसका नॉमिनेशन आपने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किए। उसको कैंपेन करने का कितना समय मिलेगा? 15 दिन का कैंपेन होता है टोटल, और इतनी जी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी होती है। अगर हर विधानसभा में हर ब्लॉक में भी जाना चाहे उम्मीदवार, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना पिछड़ जाएगा वो। जी बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार हर घर में पहुंच चुके, हर जगह उनका चुनाव प्रचार का रथ पहुंच चुका, उनका कैंपेन पहुंच चुका, और उनके नेताओं की बड़ी रैलियां हो चुकी। और जो महागठबंधन है, जो विपक्ष का है, जिसका 24 घंटे काम राजनीति करना है, जो सरकार में है उसका काम तो सरकार चलाना भी है, तो सरकार जी चला रहा है वो आदमी राजनीति कर रहा है। और आपको कुछ नहीं करना है तो आप घर में बैठे हुए हैं, ना उम्मीदवार तय कर रहे हैं, ना आप कैंपेन में निकल रहे हैं। और ये देर से उम्मीदवार तय करने का बड़ा नुकसान होता है। अगर एक आपने देर से उम्मीदवार तय किया और कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो उसको सेटल होने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई उसी से मोमेंटम आपका बिगड़ जाता है और आपका कैंडिडेट उसी को डैमेज कंट्रोल करने में रह जाता है और चुनाव नहीं लड़ पाता है। बिल्कुल अगर आपने पहले से उम्मीदवार अनाउंस किया, कोई कंट्रोवर्सी भी होती है, कुछ लोग नाराज भी होते हैं, तो आपके पास मनाने का समय होता है। आप जितना देर करेंगे उतनी कंट्रोवर्सी, उतना ज्यादा वल्नरेबल होंगे, उतना आप लड़ने की गुंजाइश कम करते जाएंगे, उतना आप बैकफुट पर आते जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हम देख रहे हैं और ये बहुत ही खराब है। पूरे महागठबंधन में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी तेलंगाना तक चल के जाते हैं और एक रैली करके चले आते हैं। प्रियंका गांधी एक रैली नहीं की, इतनी यंग है, इतना एनर्जेटिक है, इतना सारा सिस्टम है, सारी सुविधाएं हैं, हवाई जहाज खड़ा रह जाता है एयरपोर्ट पर दिल्ली के, और वो लोग जी रैली करने नहीं जा रहे हैं। उसी तरह से वहां पटना में हेलीकॉप्टर खड़ा है, आप रैली करने नहीं जा रहे हैं। 15 रैलियां करिए एक दिन में, 12 रैली करिए, गर्दा उड़ा देने वाला जो काम होता है, इस समय नहीं बिल्कुल। करेंगे कब करेंगे? और देखिए ना जो आपने कहा ना कि भाई आप फैसला नहीं कर पाते और फैसला जब ले लेते हैं तो जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो विरोधी उत्पन्न होते हैं या जो रिवेलियन होते हैं, उन्हें संभालने का आपको वक्त नहीं मिलता है। मैंने एक पार्लियामेंट क्षेत्र में एक जाति के 4 नेताओं के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं। तो एक के बारे में मालूम हुआ वैष्णो देवी के दर्शन में गए हैं, दूसरे के बारे में मालूम हुआ वो रामेश्वरम के दर्शन में गए हैं, तीसरे के बारे में मालूम हुआ वो शिरडी के दर्शन को गए हैं, और चौथे के बारे में मालूम हुआ वो विंध्याचल के दर्शन को गए हैं। तो उन्हें लौटना ही नहीं है। नहीं लौटेंगे वो। हाँ, नहीं लौटेंगे। अगर आपके पास समय होता तो उनको मनाते, आपने पहले किया रहता, आप कंट्रोल करते इस बात को। हुँ, ये जो है ना, ये पॉलिटिकल यात्राएं हैं, ये सब राजनीतिक दर्शन है। इसी तरह से बिल्कुल। राजनीतिक बीमारियां भी होती हैं। आपको नाराज होना है तो आप बीमार होकर के इलाज कराने लगिएगा दिल्ली बॉम्बे में, आप क्या कर लेगा कोई आदमी? तो ये सब चीजें पहले से ही, जो नेता होता है ना, उस नेता कैसे आम आदमी से अलग होता है, वो जी, फोर्स ही करता है, वो फोरसाइटेड होता है, उसको दूर की चीज दिखाई देती है। वो समझता है कि हम ये डिसीजन लेंगे तो इसके ये रिपरकशंस होंगे, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और उसके हिसाब से वो डिसीजन करता है। फिर उन कॉन्सिक्वेंसेज को कैसे निपटेंगे ये सब भी वो डिसाइड करता है। जी, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ सब रैंडम है। किसी दिन उठेंगे और किसी एक आदमी को, जैसा आपने कहा कि वो 25 साल से पटना में प्रोफेसर साहब हैं, उनको ले जाके लड़ा देंगे वहां। तो जी, वोटर बंधुआ नहीं है, वोटर को भी चाहिए है, वो कनेक्ट होना चाहिए है, वर्कर को भी कनेक्ट होना चाहिए कैंडिडेट के साथ। ग्राउंड लेवल पर जब तक मेहनत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। कोई ऐसी हवा नहीं बना दी है अभी आरजेडी। नरेंद्र बिल्कुल। मोदी की तो फिर भी थोड़ी हवा बनी हुई है, वो प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर है तो अनुच्छेद 370 है, उनकी फिर भी हवा बन रही है। और इसके बावजूद भी वो ऐसे ध्रुवीकरण पर लगे हुए हैं कि बिहार में जाकर के उन्होंने कल कहा कि रामनवमी आ रही है। अब ये देखिए, रामनवमी की याद दिलाई और रामनवमी के 2 दिन के बाद ही वोट है। नहीं, और नहीं, हम नहीं, सब लोग, देखिए और कहाँ-कहाँ वोट है। आप हाँ, रामनवमी की चर्चा कर रहे हैं, देखिए पहले चरण का चुनाव है औरंगाबाद में। हाँ, वहाँ रामनवमी के दौरान दंगा हो चुका है। बिल्कुल होता है, वहाँ वहाँ तनाव चुनाव है, होता है, नवादा में है, वहाँ वहाँ भी रामनवमी तनाव के होता दौरान तनाव हो चुका है। है। जमुई सेंसिटिव है, गया सेंसिटिव है। हुँ, तो वहाँ वहाँ चुनाव है हुँ, और इस तरीके से वे तैयार बैठे हैं। हुँ, हुँ, और देखिए मैंने कहा जा रहा था कि जहानाबाद में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। हमारी रिपोर्टर समरीन गई हुई थी 3 दिनों पहले देर रात को। तो लोगों से पूछा, नरेंद्र मोदी की हवा की बात जब होती है, तो हमने कहा था कि ज़रा इंडिपेंडेंट हमको बताना कि वहाँ की हवा क्या है? तो लोगों ने कहा कि हम नीचे नहीं देख रहे हैं, हाँ, हम ऊपर देख रहे हैं। और जब ऊपर देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। और नीतीश कुमार को देख रहे हैं, ठीक हाँ, बात है। हाँ, हाँ।
तो गुस्सा भले हो, हाँ, लेकिन हाँ, हम जो देख रहे हैं करना वही है। तो गुस्सा है, लेकिन वोट देना उसी को है, क्योंकि बात नीतीश कुमार की है और बात नरेंद्र मोदी की है। हाँ। और इधर से कोई काउंटर तैयारी नहीं है, इधर से उसका हाँ, जवाब देने के लिए कोई तैयारी नहीं है। कोई आप काउंटर नैरेटिव तो जाके देते ना, कोई अपनी कहानी तो बताते ना कि भाई हमारी कहानी ये है। भाई आज तक एक मीडिया सेंटर नहीं खुला, आज तक एक नारा आपने नहीं गढ़ा। हुँ। हाँ, हाँ, तो ये स्थिति है। चलिए इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों की चर्चा हम और आप करते रहेंगे, बताते रहेंगे अपने दर्शकों को कि लोकसभा चुनाव में हो क्या रहा है। तो चलते-चलते हमारे वे दर्शक जिन्होंने अब तक लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कर लें यूट्यूब चैनल पर, और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।